फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जहरा शान और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। नोएडा के होटल रेडिसन ब्लू में मीडिया जगत के 8वें ENBA अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मीडिया जगत के दिग्गजों ने शिरकत की। ENBA अवार्ड फंक्शन में मीडिया के दिग्गजों के साथ ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। ETV इस अवार्ड फंक्शन का मीडिया पार्टनर भी था। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने इस दौरान बताया कि ETV जल्द ही 6 नए न्यूज चैनल लॉन्च करने जा रहा है। ENBA अवार्ड फंक्शन में 21 कैटेगरी के अवार्ड्स दिए गए। समारोह में कई बेहतरीन प्रोग्राम्स और जर्नलिस्ट को सम्मानित किया गया। JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, जहां ABVP कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। राहुल गांधी ने इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने वाले सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। राहुल ने इस दौरान काले झंडे दिखाने वाले और उनके खिलाफ नारेबाजी करने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को इसका हक है। राहुल गांधी ने कहा कि आवाज उठाना सबका हक है, लेकिन BJP और RSS वाले लोगों का हक दबा रहे हैं। इससे पहले कैंपस में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन और आनंद शर्मा पहुंचे, जबकि लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा यहां पहले से मौजूद थे। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि सीताराम येचुरी ने उनसे मुलाकात की और मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने की मांग की है। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने सीताराम येचुरी की गुजारिश मान ली है और मामले की जांच के लिए DM को आदेश दे दिए हैं। BJP सांसद महेश गिरी ने आरोप लगाया है कि जो भी छात्र देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, उनमें लेफ्ट नेता की डी राजा की बेटी अपराजिता राजा भी शामिल थी। वहीं CPM के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद ये तस्दीक की है कि सरकार ने जिन 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है, उसमें डी राजा की बेटी का नाम भी शामिल है। वहीं डी राजा ने भी अपनी बेटी पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी और उनकी बेटी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। JNU में छात्रों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर सीताराम येचुरी, डी राजा और JDU नेता ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां इन लोगों ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को गलत बताया। मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया है कि देश के उच्च संस्थानों में RSS की विचारधारा को लागू करने की कोशिश की जा रही है। येचुरी ने कहा कि मामले को में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो नारे लगा रहे थे और जिन पर आरोप लगे वो अलग हैं। येचुरी ने इस दौरान वीडियो के सही होने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा है कि वीडियो में डी राजा की बेटी है, लेकिन ये कौन साबित करेगा कि वीडियो सही है। येचुरी ने कहा कि उन्होंने राजनाथ सिंह को बताया है कि हालात बिल्कुल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। इस पर उन्होंने भरोसा दिया है कि किसी बेकसूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। JNU में चल रहे विवाद को लेकर BJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि छात्र आतंकियों की बोली बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किसी को प्रदर्शन करने की मनाही नहीं है, लेकिन देशद्रोह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। JNU में चल रहे विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी भी दो धड़े में बढ़ती जा रही है। जहां केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं कुमार विश्वास ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के CM केजरीवाल ने मामले पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस का इस्तेमाल कर मोदी हर किसी को डराना चाहता है। वहीं कुमार विश्वास ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि सरकार को देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। JNU में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से नेशनल डिफेंस एकेडमी के 54वें बैच के ऑफिसरों ने अपनी डिग्रियां लौटाने की बात कही है। 1978 बैच में पास हुए इन पूर्व सैनिकों ने JNU के VC को चिट्ठी लिखी है। PM मोदी ने मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन वर्ली के NSCI ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। PM मोदी ने इस दौरान बस की सवारी भी की। बस में उनके साथ स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। PM मोदी ने मेक इन इंडिया वीक प्रोग्राम को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि जब से उनकी सरकार आई है, तब से विदेशी निवेश में 48% का इजाफा हुआ है। PM मोदी ने कहा कि देश में सिस्टम को साफ सुथरा, सुरक्षित और बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश देश में हो सके।
पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि देश की 65% आबादी 35 साल से उम्र की है और ये सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि वो और उनके सहयोगी इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। एक हफ्ते तक चलने वाले मेक इन इंडिया वीक में 2500 से ज्यादा इंटरनेशनल और करीब 8000 घरेलू कंपनियां शिरकत कर रही हैं। मेक इन इंडिया वीक में 68 देशों के सरकारी डेलीगेशन और 72 देशों के कारोबारी डेलीगेशन हिस्सा ले रहे हैं। इस वीक में हजारों करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहले पीएम मोदी ने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया, जहां उन्होंने कहा कि हर कला का इतिहास होता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आरोप पर पलटवार किया है। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। जेटली ने कहा कि वो मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं और जब भी मनमोहन बोलते हैं उन्हें पूरा देश सुनता है। ऐसे में मनमोहन सिंह को एक तरफा राय नहीं रखनी चाहिए। इस दौरान अरुण जेटली ने GST का भी जिक्र किया। जेटली ने कहा कि मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी को सलाह देनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द GST बिल को पास कराया जा सके। दरअसल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकार के रवैये की वजह से लोगों का भरोसा कम हुआ है और पीएम मोदी को समझना चाहिए कि वो पूरे देश के पीएम हैं। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने 5वें दिन अपनी गवाही में कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हेडली ने बताया कि मुंबई हमले के आरोपियों को पाकिस्तान में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। हेडली ने बताया कि मामले की जांच कर रही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ना तो कभी मेजर इकबाल और साजिद मीर को गिरफ्तार किया और न ही उनसे पूछताछ की। हेडली ने यह भी बताया कि 3 अक्टूबर 2009 को हुई उसकी गिरफ्तारी से पहले उनके बारे में भी किसी ने कोई जांच नहीं की। हेडली ने बताया कि जुलाई 2009 में ईमेल के जरिए उसे शिकागो में साजिद मीर की ओर से भेजा गया इन्वेस्टमेंट प्लान मिला था, जो असल में आतंकी हमला करने वाली जगहों का ब्यौरा था। हेडली ने बताया कि साजिद मीर के एक और ईमेल में बाला और बेटे का जिक्र था, जिसमें बाला मतलब बाल ठाकरे था और बेटे का मतलब उद्धव ठाकरे था। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बताया है कि आतंकियों के ऑडियो टेप में हेडली ने साजिद मीर की आवाज पहचान ली। हेडली ने यह भी बताया कि वो ईमेल में हाफिज सईद को अंकल लिखता था, जबकि लखवी के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल करता था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हालांकि मुठभेड़ में 2 जवान शहीद भी हो गए और 2 जवान घायल हैं। कुपवाड़ा के मरसारी गांव में एक घर में ये आतंकी छिपे हुए थे। सुरक्षा बल जब यहां पहुंचे तो इन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। IB के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने दावा किया है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश की गई थी और ऐसा एक कांग्रेस नेता के इशारे पर किया गया था। राजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें गलत बयान देने के एवज में रिटायरमेंट के बाद बड़ा ओहदा देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने गलत बयान देने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनाव में DMK और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में बढ़ रही वारदात की कवरेज से IG कुंदन कृष्णन बौखला गए हैं। उन्होंने ETV संवाददाता को सबक सिखाने की धमकी दी है। बीजेपी ने पटना IG के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने कहा है कि बिहार में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर हो चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता बढ़ते अपराध से परेशान है और बिहार में जन आंदोलन की जरूरत है। वहीं विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड मामले में पुलिस ने हरेंद्र सिंह नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। 6 और लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। RJD विधायक राजवल्लभ यादव ने महागठबंधन को शर्मसार कर लिया है। राजवल्लभ पर नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप लगा है। वारदात के बाद से आरोपी MLA फरार है। जयपुर के सिंधी में हॉस्टल के छात्रों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। राजपूत हॉस्टल के छात्रों ने आने जाने वाले लोगों से मारपीट की और कई निजी बसों को तोड़ दिया। MP के अलीराजपुर जिले में एक कलेक्टर और अपर कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जातिगत टॉर्चर के आरोप में दोनों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अलीगढ़ में जज ने 3 बार बोलकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पत्नी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले की शिकायत की है, साथ ही मारपीट का आरोप भी लगाया है। नोएडा के सेक्टर 20 में 2 महीने से 12 से ज्यादा बच्चे गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले पर बोलने से बचती दिखाई दे रही है। कानपुर के आरटीओ ऑफिस ने हमसे से जुड़े आतंकी अदनान अली और ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया है। जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है। घबराए अफसरों ने डर से उसकी फाइल ही गायब करवा दी है। यूपी के सुल्तानपुर में पत्रकार की हत्या के मामले में चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के घर वालों को ये मुआवजा दिया जाएगा। मुंबई के ओशिवरा पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। आरोपियों के पास से 78,000 के नकली नोट मिले हैं। गुजरात के अमेरली में हुए बस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब लुवारा क्रॉसिंग के पास एक मोड़ पर बस पलट गई। बस उपलेटा से महुआ जा रही थी। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार में 2 सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा सासाराम में हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरा गया में हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आर्मी के लापता कैप्टन शिखर वेद सही सलामत मिल गए हैं। शिखर खुद फैजाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी किडनैपिंग का खुलासा किया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने केंद्र की पिछली मनमोहन सरकार के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता ने मोदी पर हमला करने के लिए इशरत एनकाउंटर के सच पर जानबूझकर पर्दा डाला था। कद्दावर कांग्रेसी ने डाला इशरत के सच पर पर्दा। आईबी के पूर्व डायरेक्टर का सनसनीखेज खुलासा। मोदी और अमित शाह को बदनाम करने की रची थी साजिश। मनमोहन सिंह पर भारी थे गुजरात के कद्दावर कांग्रेसी। मास्टरमाइंड के खिलाफ राजेंद्र कुमार का मास्टर स्ट्रोक। शिकागो की जेल से टाडा अदालत में गवाही के दौरान जो बातें 2 दिन पहले डेविड हेडली ने कही, उस पर आईवी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने मंजूरी की मोहर लगा दी है। लेकिन राजेंद्र महज इतना बोलकर ही चुप नहीं हुए। इसके आगे उन्होंने जो भी कहा वो सियासी समंदर में सुनामी लाने वाला है। राजेंद्र कुमार ने साफ कहा कि केंद्र की पिछली यूपीए सरकार में पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई थी और जानबूझकर इशरत की असलियत और एनकाउंटर के सच पर पर्दा डाला गया। लोगों को पहले से डराया धमकाया जा रहा था कि आप गवाही दो, आप अप्रूवर बनो, वरना आपको बंद करा जाएगा। तो ये सारी साजिश चल रही थी और ये साजिश का जो पर्पज है उन्होंने खुद लिख दिया कि हम तो चीफ मिनिस्टर गुजरात और होम मिनिस्टर गुजरात को रगड़ना चाहते हैं। राजेंद्र कुमार ने साफ कहा कि इशरत किसी फर्जी मुठभेड़ में नहीं बल्कि आतंक विरोधी अभियान में मारी गई थी। इनकाउंटर का केस नहीं है, जेन्युइन टेररिस्ट एक्शन था, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, अंडर कवर, इसको बोलते हैं अंडर कवर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। ये जेन्युइन अंडर कवर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और इसमें सब कुछ है। इशरत के सुसाइड बॉम्बर होने के हेडली के बयान को भी राजेंद्र कुमार ने पुराना बयान बताया और कहा कि केंद्र सरकार और उसकी सारी एजेंसियों को 2010 में ही ये बातें पता हो गई थीं, लेकिन सरकार ने कोर्ट में भी सच पर पर्दा डाला। मेरे ख्याल में 2010 में ये सारा कुछ आ गया था गवर्नमेंट के पास। अब ये कागज क्यों छुपाए गए? कोर्ट से भी, गुजरात के हाई कोर्ट से भी छुपाए गए। ये खुलासे के दौरान राजेंद्र कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम की तारीफ में कसीदे पढ़े, लेकिन ये भी कह दिया कि तब वाकई मनमोहन सिंह के हाथ में कुछ नहीं था और जो शख्स मोदी और अमित शाह को बदनाम करने की मुहिम चला रहा था वो तब की सरकार का सबसे ताकतवर शख्स था। दिल्ली ने जॉब बोला वो तो वही चीज बोली है जो उसने, वो तो कॉरबोरेट कर दिया कि हाँ मैंने ये बयान दिया है। और इसमें मिस्टर चिदम्बरम से भी ऊपर कोई आदमी था जो इनको डायरेक्ट कर रहा था कि ये चीजें सप्रेस करी जाए। वो गुजरात से है, वो सारे देश को रन कर रहा था। इस देश को रन करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं थे।
राजेंद्र कुमार सब कुछ कह गए। मसलन इशरत जहां आतंकी थी, एनकाउंटर फर्जी नहीं था, हाईकोर्ट से इशरत का सच छिपाया गया, मोदी और अमित शाह को बदनाम करने की साजिश रची गई। साजिश रचने वाला शख्स उस वक्त कांग्रेस में मनमोहन सिंह, सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम से भी ताकतवर था। वो गुजरात का कद्दावर कांग्रेसी था, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या है उस मास्टरमाइंड का नाम। वाकई राजेंद्र ने मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। जेएनयू में देशद्रोह पर दंगल जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन असली मुद्दा लेफ्ट राइट में फंसा नजर आ रहा है। जेएनयू पर लेफ्ट राइट दंगल। केजरी से मिले लेफ्ट लीडर्स, जेडीयू नेता भी केजरी से मिले। राहुल ने भी जेएनयू में मारी एंट्री। राहुल गांधी जेएनयू पहुंचे तो थे विपक्षी एकजुटता दिखाने, छात्रों से हमदर्दी जताने, लेकिन गेट के बाहर जिस तरह से उनको काले झंडे दिखाए गए, उससे साफ हो गया कि जेएनयू की फिजा कांग्रेस को सूट नहीं करने वाली। फिर भी वो पहुंचे। वहीं देशद्रोह के इस दंगल ने बीजेपी विरोधी दलों की दूरियां खत्म कर दी। सियासी शतरंज की बिसात पर नए नए मोहरे आजमाए जा रहे हैं, जिसकी झलक मिली दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास पर। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई सचिव डी राजा और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने केजरी से मुलाकात की। कहा, जिस वीडियो के आधार पर तोहमतों की बारिश हो रही है, वो वीडियो ही फर्जी है। इस तरीके की पुरानी इमरजेंसी की याद दिलवाना, इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एविडेंस के ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करने में पूरा का पूरा अधिकार दिल्ली सरकार का और मुख्यमंत्री का है, और इसलिए हम आए यहाँ पे। Here in Delhi, the Mahagathbandhan is led by Sitaram Yechuri. In Bihar, it is led by us. कसूरवार कोई सजा दो, लेकिन बेगुनाह कोई फंसना नहीं चाहिए। आरएसएस का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, मनुस्मृति ईरानी का विरोध करना, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं। इंटरनेशनल एक्टिविटीज के नाम पर लड़कियों के हॉस्टल में मेल पुलिस घुस जाएगी और वहां रेड करेगी, तो मुझे लगता है ये तो एक तरह से पुलिस राज कायम करने वाली बात हो गई। हालांकि देशद्रोह का ये दंगल बीते 9 फरवरी से ही जारी है, लेकिन बीजेपी नेता महेश गिरी ने उस कार्यक्रम में सीपीआई नेता डी राजा की बेटी के शामिल होने का दावा कर इसे नया मोड़ दे दिया। और डी राजा 2 दिनों से इतने टीवी पर चिल्ला रहे थे और वो खुद वहां जेएनयू गए, वहां पर भाषण दे रहे थे, तो उनकी बेटी भी वहां पर समर्थन में देखी गई। You go and ask Rajnath Singh, or go and ask Ms. Modi, will he say that Raja is doing anti-national activity? Let them say. लेफ्ट और जेडीयू नेताओं ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और कन्हैया को बेगुनाह बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की। येचुरी ने दावा किया कि गृह मंत्री ने उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया है, लेकिन किरेन रिजिजू के तेवर साफ हैं। कोई भी संस्थाओं में ये मंजूर नहीं कर सकता है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम में अब देश को गाली देगा क्या? और मैं समझता हूं कि जेएनयू को देशद्रोही का कोई अड्डा बनाना नहीं दिया जाना चाहिए। जेएनयू का दंगल देश प्रेम बनाम देशद्रोह से शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से राजनेता इस विवाद को ट्विस्ट एंड टर्न दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि देशद्रोह का मुद्दा भी लेफ्ट राइट में फंस कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में 8वें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज अवार्ड 2015 का आयोजन हुआ। देश भर के टीवी चैनलों में से 21 कैटेगरी से चुने गए प्रोग्राम को अवार्ड दिया गया। प्रतिष्ठित ENBA समारोह में टीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद रहे। ये नजारा है 8वें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज अवार्ड 2015 का।
दिल्ली से सटे नोएडा में हुए इस समारोह में देश भर के टीवी प्रोग्राम में से चुने हुए 21 प्रोग्राम को उनके हुनर के लिए अवार्ड से नवाजा गया। ये पहल है एक्सचेंज फॉर मीडिया की और इस समारोह का मीडिया पार्टनर बना देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क यानी ईटीवी न्यूज नेटवर्क। समारोह में देश विदेश से आए मीडिया के दिग्गजों के साथ ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। इस मौके पर जगदीश चंद्र ने कहा कि वो जल्द ही 6 नए न्यूज चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। I would like to congratulate Anurag ji for arranging such an independent meritorious function and ET being one of the main sponsors. I would like to say something about ETV. ETV is the largest regional television network in this country with 10 channels, 14 states. We are going to launch 6 more channels. We are voice of the people and we will continue to play that role which someone told is the independent media, fair and independent journalism. We also support that motive, that principle, that objective, and best of luck to everybody. And once again, congrats to Batra ji. अवार्ड समारोह में CNN IBN, IBN 7 और CNBC 18 का जलवा दिखा। अवार्ड समारोह से पहले मौके पर मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट के पैनल ने मौजूदा दौर के मीडिया पर चर्चा की। 2008 में शुरू हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड का मकसद टीवी जगत में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित करना है। मीडिया में हेल्दी कंपटीशन बनाए रखने की इस मुहिम में ईटीवी न्यूज नेटवर्क ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और मीडिया पार्टनर के तौर पर मजबूती के साथ खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और आगे बढ़ते हैं। रांची में कैप्टन कूल धोनी का सिक्का खूब चला। टीम इंडिया ने श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हराया, लेकिन अब बारी सीरीज फिनिश करने की है। ये रिपोर्ट देखिए। पुणे से लिया सबक, जीत लिया रांची का रण। अब विशाखा में विजयी भव। रांची में श्रीलंका को रौंदने के बाद अब बारी है विशाखापट्टनम की, बारी है सीरीज जीत की, बारी है T20 का बादशाह बने रहने की। भारत ने जिस अंदाज में रांची में श्रीलंका को पस्त किया है, उससे जहां धोनी की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है, दूसरी ओर श्रीलंकाई शेर दबाव में घिर चुके हैं। और सीरीज जीत के लिए उन्हें सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला जीतना होगा। लेकिन टीम इंडिया के सामने श्रीलंका के लिए जीत किसी सपने से कम नहीं होगी, क्योंकि टीम इंडिया पूरी तरह से लय पकड़ चुकी है। गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों ने दम दिखाया है। फील्डर्स ने भी जीत की हुंकार भरी है। दूसरी ओर श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टीम का साथ नहीं दिया है। लंका की टीम कप्तान के सहारे ही खड़ी लगती है। वैसे बात विशाखापट्टनम में टीम इंडिया के प्रदर्शन की करें तो वाइजैक में टीम इंडिया हिट रही है। वाइजैक की पिच भी बल्लेबाजों के मुफीद है, यानी एक और बड़ा स्कोर बनेगा और टीम इंडिया की एक और बड़ी जीत होगी। दीपांशु मदान, ईटीवी स्पोर्ट्स। ईशान किशन की अगुवाई में भारतीय अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या किशन कोहली बन पाएंगे, टीम को जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बना पाएंगे।
साल 2000 कैफ का कमाल, साल 2008 कोहली का करिश्मा, साल 2012 उन्मुक्त ने रचा इतिहास, साल 2016 किशन दिखाएंगे जलवा। जो 16 साल पहले मोहम्मद कैफ ने किया था, जो 8 साल पहले कोहली ने किया और जो 4 साल पहले उन्मुक्त चंद ने भी कर दिखाया, अब किशन वो कारनामा करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जी हां, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 में भारतीय टीम का विजयी आगाज जारी है और खिताब बस एक कदम की दूरी पर टीम इंडिया का इंतजार कर रहा है। कप्तान ईशान किशन की अगुवाई में भारतीय टीम इस बार विश्व कप में अभी तक अजय रही है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं। 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है और अब फाइनल मुकाबला वेस्ट इंडीज से है। वेस्ट इंडीज की टीम ने फाइनल तक का सफर जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर तय किया है। हालांकि कैरेबियाई टीम के वर्ल्ड कप का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ हार से हुआ था, यानी वेस्ट इंडीज ने टूर्नामेंट में अभी तक 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। वैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया 3-3 बार चैंपियन बन चुके हैं, जबकि इंडीज आज तक अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। वैसे जिस अंदाज में ईशान की कप्तानी में टीम विजयी रथ पर सवार है, उससे हर भारतीय अब यही आस लगा बैठा है कि किशन अब एक कप और हो जाए। दीपांशु मदान, ईटीवी स्पोर्ट्स। और तिरछी नजर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।